RORM का बेहतरीन मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट प्लस एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा और पुराने वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए हैं हर एक कॉन्सेप्ट के सवाल लेने की कोशिश किया गया है। तो ठीक है, तो ध्यान से चीज़ों को समझिएगा मेरे भाई। ये क्लास नंबर 17 है, तो ध्यान से देख लीजिए। क्लास नंबर 17 है RORM के लिए केमिस्ट्री, ये तो आपको पता है, क्लियर है। 18वीं क्लास आपके लिए कल आने वाली है बेहतरीन तरीके के साथ में। पहला और ये है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, चाहे आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, दोनों बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लेके आया हूँ। डाई इथाइल ईथर में मेरे भाई आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या बतानी है, और सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताने के लिए इतने बेहतरीन तरीके से आपको 1 घंटे का पूरा पूरा सेशन लिया था और बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ समझाया था। तो ध्यान से देखना मेरे भाई। सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए डाई इथाइल ईथर का, तो वो होता है C2H5O C2H5। ठीक है मेरे भाई। अब कम समय में अगर आपको बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को करना है तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कुछ मत करो मेरे भाई, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, कुछ मत करो। जैसे मेरे भाई C2H5O C2H5 लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन जमा लो। कार्बन कितने, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 4 कार्बन, 1 2 3 4 मेरे भाई। इसमें 5 हाइड्रोजन, इसमें भी 5 हाइड्रोजन मेरे भाई। 5 हाइड्रोजन लगा लो, 1 2 3, 3 के बाद में ये 4 ये 5 मेरे भाई। यहाँ पे भी 1 2 मेरे भाई, ये 3 मेरे भाई, ये 4 मेरे भाई, ये 5। ठीक है मेरे भाई। बीच में मेरे भाई एक O बच रहा है, तो O को भी जमा लो, O को भी जमा लो। ये मेरे भाई आपने O लगा दिया। अब बस आपको सिंगल बॉन्ड की संख्या गिन लेनी है, वही सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड की संख्या। तो वो कितनी हो गई सिंगल बॉन्ड की संख्या मेरे भाई? एक ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आपका आंसर। तो 14 इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 14 इसका आंसर हो जाएगा बेहतरीन तरीके के साथ में। तो मेरे भाई इसका आंसर कितना होगा? 14 इसका आंसर आ जाएगा, ये 14 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखे उसे सिग्मा बोलते हैं, जहाँ पे मेरे भाई डबल बॉन्ड दिखे उसे एक को सिग्मा बोलते हैं, एक को पाई। जहाँ पे मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड दिखे उसको सिग्मा बोलते हैं और दोनों बॉन्ड को पाई बोलते हैं। तो ये आपके सामने ये कॉन्सेप्ट होता है। एक नया कॉन्सेप्ट याद रखना कि एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक एक कॉन्सेप्ट आपके हो चुके हैं, तो पहले के वीडियो जाके देख लीजिएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डिफरेंट। एक एक सवाल हो चुके हैं, ध्यान देना। इसमें से कौन सा युग्म जो है ना वो भिन्न है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है, तो जल्दी बताइए। आपको पेरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, तभी इससे आपको कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई। जैसे मेरे भाई ये पहली वाली लिखी हुई, तो आप लिख लो ही ली ना के। ठीक है, और दूसरी लाइन जो होती है पेरियोडिक टेबल की वो होता है बेटा मागे कैल्शियम कार सफारी, इस प्रकार होता है। तीसरी लाइन जो नाइट्रोजन वाली जो लाइन होती है, नाइट्रोजन वाली जो लाइन होती है मेरे भाई, ये जो नाइट्रोजन वाली लाइन होती है वो होती है मेरे भाई नहीं पसंद ऐसे सब भाई, इस प्रकार की होती है। लेकिन मेरे भाई ये चौथी लाइन होती है ना, ये जो चौथी लाइन है, इसमें मेरे भाई ऑक्सीजन में OSS इस प्रकार आपके लाइन में होती है। मतलब कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप पेरियोडिक टेबल देखोगे ना, उसमें मेरे भाई ये जो पूरे युग्म हैं, ये पूरे युग्म एक लाइन में आ जाते हैं H। तो मेरे भाई Li और Na एक ही ग्रुप में आ गए, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा अलग दिखाई दे रहा है, तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा देखो मेरे भाई Be और Aa वाली लाइन है, तो यहाँ पे देखो मेरे भाई दूसरी जब पेरियोडिक टेबल की लाइन देखोगे उसमें Be और Ba एक ही लाइन में होता है, तो ये भी सही हो गया मेरे भाई। नाइट्रोजन वाली जब लाइन आप देखोगे, नाइट्रोजन वाली, तो ये नाइट्रोजन की लाइन है। नाइट्रोजन की लाइन में आर्सेनिक आता है, देख लो नाइट्रोजन भी है आर्सेनिक एक ही लाइन में है, तो ये भी सही है। लेकिन मेरे भाई ऑक्सीजन और At एक लाइन में पेरियोडिक टेबल के नहीं आते हैं, ये अलग अलग लाइन में आते हैं। इसलिए मेरे भाई, इसलिए इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंस अगर पूछेगा तो इस प्रकार आपको देखा जा रहा है, इस प्रकार आपको देखा जाता है। अब देखो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मान लो दे दिया। अब इसके बाद में पूछेगा कि ये एलिमेंट किस पीरियड में है,
किस ग्रुप में है, किस आवर्त में है ना, और किस ग्रुप में है, मेरे भाई आपसे ये पीरियड पूछेगा, मतलब इस एलिमेंट के बारे में पूछेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ये आपके सामने 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब इसमें पूछा हुआ है कि विच ग्रुप एंड पीरियड ब्लॉक ऑफ द पेरियोडिक टेबल, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पीरियड है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में कितना लिखा हुआ है मेरे भाई, ध्यान से देखना, 3p5 लिखा हुआ है, 3p5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3p5 को लिख लो, सबसे लास्ट में जो लिखा है उसे लिख लो। तो अब ध्यान से देखना, ये जो P लिखा हुआ है ना, ये जो P लिखा हुआ है, ये मेरे भाई ब्लॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा ब्लॉक। ये जो है ना मेरे भाई, ये जो है ये जो है ये जो है मेरे भाई, ये जो ऊपर पावर में लिखा हुआ है, पावर में जो लिखा हुआ है वो मेरे भाई ग्रुप है, और ये जो आगे लिखा हुआ होता है वो पीरियड होता है, पीरियड होता है। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो मेरे भाई फिफ्थ ग्रुप, थर्ड पीरियड और पी ब्लॉक, तो मेरे भाई जो कि ए ऑप्शन में ही लिखा हुआ है। तो अब आपसे बिल्कुल ब्लॉक पीरियड और ग्रुप आप बेहतरीन तरीके से चेक कर सकते हैं। किस प्रकार चेक करना है, हिंदी से याद रखना कि जो ग्रुप लिखा हुआ है उसे समूह बोलते हैं, जो पीरियड लिखा हुआ है वो आवर्त है, और जो ब्लॉक है उसे तो ब्लॉक ही बोलते हैं, ब्लॉक ही बोलते हैं। तो अब कभी भी आपसे पूछेगा इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आपको कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एकदम लास्ट में लिखा होगा उसे लिख लेना है, और आप देख लीजिए जो ऊपर लिखा हुआ है पी के, उसे मेरे भाई आपको ग्रुप बोल देना है, समूह बोल देना है, जो आगे लिखा हुआ है वो पीरियड हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा, और जो पी एफ पी डी एफ ये सब लिखे होते हैं वो ब्लॉक होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, यहाँ से भी आपका एक लॉजिक क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, आयनिक रेडियस ऑफ La प्लस इज अप्रोक्सीमेशन सेम एज, अब इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन पेरियोडिक टेबल से सॉल्व होता है। पेरियोडिक टेबल से कैसे सॉल्व होता है मैं आपको समझाता हूँ। आपको पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद होने चाहिए, इसी से आप मतलब आप बता सकते हैं कि Li जो होता है ना, Li वो मेरे भाई किससे रेडियस में सेम होता है, आप उसी से बता सकते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले Li वाली लाइन लिखो, तो हाइड्रोजन, लिथियम, Li, ये Li लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, हीलिना के, इस प्रकार आपके सामने लाइन होती है। और इसके बाद में अगर इसके बगल में जब आप जाओगे तो इसमें लिखा होता है बेटा, एक मिनट, कुल मिला के आपसे अगर पेरियोडिक टेबल बनता है ना तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बेटा मागे कार सफारी, ए रे सॉरी, ध्यान से देखना मेरे भाई, थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। अब यहाँ से देखना, जैसे हाइड्रोजन के सामने कुछ नहीं होता है, बस मेरे से लिखा गया था, देखो यहाँ से लिखा जाता है बेटा मागे कार सफारी, इस प्रकार आपके सामने लिखा होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरे भाई, इस प्रकार आपको आमने सामने लिख लेना है। अब ध्यान से देखो, आपसे लिथियम का पूछा हुआ है किसके सेम होता है, तो मेरे भाई लिथियम है, ये लिथियम लिख ले, लिथियम के टेढ़ा में क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, मैग्नीशियम, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मान लो आपसे सोडियम की पूछ लेता कि सोडियम की रेडियस किससे मिलती है, तो सोडियम ये लिख लिए, सोडियम के कोने में जाओगे, कोने से लाइन खींच दोगे तो मेरे भाई कहाँ पे आ जाएगा, Ca पे SR में आ जाएगा, स्टेंशियम में आ जाएगा, तो स्टेंशियम आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, कुल मिला के आपको अगर रेडियस समान बोले कि रेडियस किसके बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे भाई आपको कोने से लाइन खींचना है, मतलब कुल मिला के टेढ़ी आपको लाइन खींच देना है, जिससे भी पूछेगा उसके टेढ़े में जो एलिमेंट होगा ना वही सिमिलरिटी दिखाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। Which of the following component is not possible,
मतलब इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं होता है? तो याद रखना ए ऑप्शन कभी भी नहीं बनता है, ये हमेशा गलत होता है। HSF4 ये एलिमेंट ही नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि इनमें से जो जितनी भी सांद्रता दी हुई हैं, तो तापमान में किसमें एक भी इफेक्ट नहीं होता है, एक भी प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रख लो, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। RORM 2016 का ही सवाल है मेरे भाई, RORM 2016 का ही सवाल है कि किसमें से टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाया था, तो ध्यान देना मोलालिटी जो कि आपके सामने सी ऑप्शन में है वो बिल्कुल करेक्ट है। याद रख लेना, ऐसा ना हो कहीं आप ऑल ऑफ एबव कर दें। तो टेम्परेचर पे कोई भी इफेक्ट अगर पूछेगा तो मेरे भाई मोलालिटी होती है। याद रखना, क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ याद रखना, एक बार में वीडियो पसंद ना आए तो दोबारा भी देखना। उसका रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा वीडियो देखोगे तो उतने आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी इस प्रैक्टिस सेट में हैं, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं क्लास में वो भी कॉन्सेप्ट शामिल हैं। तो बार के बार वीडियो देखना, या कि एक बार आप नोट्स बनाते चलिएगा तो उससे आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद में देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब इस प्रकार के क्वेश्चन मैं 2-3 बार करवा चुका हूँ आपको। पूरा जब टॉपिक पढ़ा था तो बेहतरीन से समझाया था कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाला जाता है। तो कुछ नहीं करते मेरे भाई, आपको कुछ भी नहीं करना। नंबर ऑफ देख लो ध्यान से, ऑक्सीजन एटम का नंबर पूछ रहा है, ऑक्सीजन एटम का इतने भार में पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले मोल निकाल लो मेरे भाई, मोल निकाल लो। मोल कितना होता है? भार बटा अणु भार, मतलब मेरे भाई वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट बताओ मेरे भाई 64 दिया हुआ है। मॉलिकुलर वेट किसका मेरे भाई? ऑक्सीजन का बताओ कितना होता है मेरे भाई ऑक्सीजन को होता है 16, लेकिन मेरे भाई 2 से है तो 2 का गुणा कर दोगे। मॉलिकुलर वेट निकालना मैं आपको समझाया था। तो 16 दूनी कितनी हो गई मेरे भाई? 32। 16 दूनी कितने हुए? 32 मॉलिकुलर वेट हो गया ऑक्सीजन का। अब इसको जब काटोगे तो कितना आएगा? काट दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2। तो 2 तो मोल हो गए। तो मेरे भाई 2 गुणे लिख दोगे, 6 गुणे 6 00 गुणे 10 की पावर -23, ये एवोगाड्रो संख्या हो गई गुणे। और एक चीज़ और गुणा करना पड़ता है जब नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन में देखना है। तो ऑक्सीजन देखो कितने हुए हैं मेरे भाई? 2 ठो ऑक्सीजन लिए थे, यहाँ पे ध्यान से देखो 2 ऑक्सीजन लिए थे, तो 2 से और गुणा करना पड़ेगा। ये मेरे भाई मोल है, ये मोल है। और ये मेरे भाई क्या है? ऑक्सीजन की संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या है। ध्यान रख लेना कि जब नंबर ऑफ एटम सॉल्व करते हैं तो मोल से भी गुणा करते हैं। और मेरे भाई जिसमें नंबर ऑफ एटम पूछता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पूछा तो ऑक्सीजन 2 ठो हैं, है ना। तो जिसमें नंबर ऑफ एटम पूछेगा तो जितना भी दिया होगा उससे भी गुणा करना है। यहाँ पे 2 ठो दिया था तो 2 से गुणा। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देख लेना कौन सा ऑप्शन आएगा। मेरे हिसाब से मेरे भाई 2 दूना 4 हुआ, तो 6 चौको 24। तो मेरे भाई मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। क्या आपको क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को दोबारा देखते चलना मेरे भाई। अब आपको मेरे भाई इसमें ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सब कोई कर सकता है, बस देखने में आपको खतरनाक दिखाई दे रहा है। ध्यान से देख लो, देखने में डेंजरस है, बाकी है नहीं। प्रकार का क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं हो सकता है, यकीन मानो। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बताना है इन लार्जेस्ट चेन ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें जो कार्बन की सबसे बड़ी चेन है उसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन बताना है। तो ध्यान से देखो, अब आपसे गलत नहीं होगा। देखो चेन देखा कैसे जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे सी खूब सारे लिखे हुए हैं, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, है ना, यहाँ भी सी, और ये इस प्रकार बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखना, ये मान लो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ कार्बन बताओ, सबसे बड़ी वाली चैन में कार्बन बताओ। तो सबसे बड़ी चैन वही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ भी याद रखना, सबसे बड़ी चैन वही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो गिनो मेरे भाई। अब देखो, नंबर ऑफ कार्बन आप ऐसे गिन सकते हो या ऐसे गिन,
ये कि ऐसे गिन सकते हो या ऐसे गिन सकते हो, ऐसे गिन सकते हो। यही 4 साइनें होते हैं जो नंबर ऑफ कार्बन गिन सकते हैं आप। तो ध्यान से देखो, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6, सीधा सीधा जब हमने गिना तो 6 कार्बन आए। ठीक है, अब मेरे भाई मान लो तो यही सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं, है ना। अब मान लो इसमें अपने 1 2 3 4 5 6 6 इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी 6 आ रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के ये है कि सबसे बड़ी चैन में इसमें 6 लगे हुए हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ये क्वेश्चन में ज़्यादा आपको ऐसे क्लियर होगा, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे देखोगे, मैं आपको चित्र बना के दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है C2H5। ठीक है, इसके अंदर मेरे भाई यहाँ पे C लिखा हुआ है, यहाँ पे CH लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे भाई CH3 लिखा हुआ है, और मेरे भाई यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है। अब इसमें कार्बन की सबसे बड़ी चैन देखना है, तो कार्बन किसमें चैन है, सीधा सीधा गिनो तो एक इसमें, 1 2 3 4, 4 ठो आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन 4 ठो सीधे सीधे हम 4 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 2 ठो ये हैं, तो 2 तो ये हो गए, 3 ये, 4 ये, 5 ये, इस तरह में 5 आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चैन ये वाली बन गई, ये वाली। कुल मिला के जिस प्रकार से गिनने में सबसे ज़्यादा जहाँ पे कार्बन बनेंगे वही लार्जेस्ट चैन बनेगी, लार्जेस्ट चैन बनेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। नंबर ऑफ चैन जब देखना होगा आपको, नंबर ऑफ चैन, तो कुल मिला के आपको कार्बन देखना है कि सबसे ज़्यादा किस लाइन में आ रहे हैं। तो ध्यान से देखो, जब आप ऐसे और ऐसे गए तो सबसे ज़्यादा कार्बन चैन मिल गए। अब अगर आप ऐसे जाओगे, मान लो ऐसे आप सोच रहे हो ऐसे जाने के लिए, तो 1 2 3 4 हो रहे हैं, सीधा सीधा जा रहे हो, 1 2 3 4 हो रहे हैं। अब पूरे ऑप्शन बंद। अब यहाँ से देखोगे तो 2 यहाँ, 3 4 5, तो 2 2 और 3 ये, तो 3 ये, 3 2 5 हो गए, तो ये पूरे हो गए 5। तो सबसे बड़ी चैन कितनी बन गई, 5 की। तो क्लियर हुआ कार्बन चैन वाला। कुल मिला के आपको चाहे जिस प्रकार भी गिनो, सबसे ज़्यादा जहाँ पे कार्बन बनेंगे ना, वही नंबर ऑफ कार्बन चैन है। अब ध्यान से देखना, 2016 में जब आप देखोगे RORM के पेपर में, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, लेकिन सेम यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। इसी प्रकार आपको कार्बन चैन पूछा था 2016 के एग्ज़ाम में, जाके देख लेना 2016 के एग्ज़ाम का जो भी क्वेश्चन हो। बस इसमें डेट नहीं पड़ी है, लेकिन ये क्वेश्चन 2016 का ही है। थोड़ा सा ये जो डायग्राम है ना, वो थोड़ा सा उसमें चेंज था, इसमें चेंज नहीं है। अब ध्यान, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में बनेगा तो डायरेक्ट सवाल बनेगा, इसको डायरेक्ट सवाल आपको याद रखना है मित्र भाई। इथाइलिन डाईअमीन जो होता है, EN से डिनोट करते हैं, आपको पता है। आप 12th क्लास में ये बहुत सारा आपको बहुत बार परेशान किया होगा। किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, क्या यूनिडेंटेट लिगेंड का है, क्या बाईडेंटेट लिगेंड का है, ट्राईडेंटेट लिगेंड का है, कि हेक्साडेंटेट लिगेंड का है ना, या कि एक दंती का है, कि द्विदंती का है, त्रिदंती का है, या षष्ठदंती का है। तो ये आपको समझना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लो, जिस भी कॉपी जहाँ भी पढ़ते हो, डायरेक्ट इस सवाल को याद रखना, डायरेक्ट याद रखना कि मेरे भाई इथाइलिन डाईअमीन जो होता है ना, वो मेरे भाई बाईडेंटेट होता है, द्वितीय दंतीय होता है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना। ये IUPAC नेम वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, उससे ये सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आता है, याद रखना। ठीक है, तो लिगेंड याद रखना, लिगेंड क्या है, कैसे हैं, सब कुछ आपको आगे थोड़ा सा बताया जाएगा। लेकिन बस अभी आप इन क्वेश्चन को तैयार करिए, जिससे डायरेक्ट सवाल हैं वो डायरेक्ट याद करना है, जिसमें कॉन्सेप्ट सिखाना है वो कॉन्सेप्ट तो आप सीख रहे हैं। ठीक है, अब बताइए, विनेगर जो होता है ना, सिरका जो होता है, उसके बिलियन में क्या होता है, डायरेक्ट सवाल। सबसे पहला तो सवाल मैं ये पूछूंगा कि सिरका पाया कहाँ जाता है, पहले तो आप ये बताएंगे, और इसके बाद में आप इस सवाल का भी जवाब देंगे। तो याद रखना, जो सिरका होता है, जो मेरे भाई सिरका होता है, जो विनेगर होता है, ये मेरे भाई एसिटिक एसिड में पाया जाता है, एसिटिक एसिड में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, NDA में सवाल बना था कि सिरका कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखना एसिटिक एसिड में पाया जाता है, सबसे पहले एसिटिक एसिड में पाया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। अब अगर आपसे पूछ ले एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो इस चीज़ को भी याद रखना, CH3COOH होता है, CH3COOH होता है, तो एसिटिक एसिड का ये फार्मूला हो गया। अब
सिरका में होता क्या क्या है तो मैं आपको बता दिया। एस्टिक होता है तो एस्टिक एसिड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मेरे भाई मतलब कुल मिला के पूरे ए ऑप्शन में है। अब ध्यान से देखना, सिरका में एस्टिक एसिड के साथ साथ में ना वाटर होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे एल्कोहल है तो ये ऑप्शन कटा, यहाँ पे एल्कोहल है ये ऑप्शन कटा, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे वाटर है। अब याद रखना जो वाटर होता है ना वो केवल 5 से 8% होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट सवाल याद रखना, सिरका में विनेगर में क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है, 5 से 8% वाटर के साथ में होता है, एल्कोहल के साथ में मत कर देना। ध्यान से देखो यहाँ पे एल्कोहल के साथ में भी 5 से 8% दिया है जो कि सरासर गलत है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत ज़रूरी है ये सवाल, आपसे ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब इसको कलर आपको जिंक सल्फाइड का आपको कलर बताना है, दोनों याद रखना। कलर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना, कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मेरे भाई जिंक सल्फाइड का कलर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट आपसे कलर पूछेगा। देखिए कलर याद करने के लिए कोई भी कंसेप्ट नहीं है, इस चीज़ को नोट रखना। कलर याद करने के लिए कोई भी कंसेप्ट नहीं है, बस आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, क्योंकि ये कभी कभी एग्जामों में बन जाते हैं। तो ध्यान देना कि जो जिंक सल्फाइड है उसका जो कलर होता है वो मेरे भाई वाइट होता है, वाइट कलर होता है। सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है ब्राउन कलर में मारते हैं, जो कि सरासर गलत है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब आज के बाद में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का एक भी सवाल आपके गलत हो गए ना, मैं बता रहा हूँ एक भी सवाल अब आपके गलत नहीं हो गए। अब ये आपके सामने ये ऑप्शन इतने खतरनाक दिए हुए हैं ना, अब आपसे कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट सीखो, कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर का आपका सवाल गलत नहीं होगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से। ऑस्मोटिक प्रेशर कुल मिला के याद रखना, जो मेरे भाई नोट करके लिख लो, जो मेरे भाई पॉजिटिव निगेटिव आयन में जितना ज़्यादा टूट जाएगा उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मेरे भाई NaCl की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, NaCl जो है ना Na प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर पॉजिटिव निगेटिव आयन की संख्या देखें तो वो कितनी हो गई, 2 हो गई, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो 2 आयन हो गए। ठीक है, मान लो आपसे पूछा K2SO4, K2SO4 को किस प्रकार तोड़ोगे, K प्लस में और SO4 2 माइनस में। तो पॉजिटिव निगेटिव आयन कितने हो गए मेरे भाई, पॉजिटिव 1 निगेटिव 2, टोटल कितने हो गए 3। तो क्लियर, पॉजिटिव 2 K2SO4 में 3 हो रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव निगेटिव में टूटेगा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। कुल मिला के पॉजिटिव निगेटिव आयन में आपको तोड़ना है, जो जितना ज़्यादा टूटेगा उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, तो ध्यान से देखना, NaCl दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ यूरिया दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे भाई C6H12O6 दिया हुआ है जो कि ग्लूकोज है मेरे भाई, C12H32O11 जो कि शुगर है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, शुगर को पॉजिटिव निगेटिव आयन में कभी नहीं तोड़ा जा सकता, इसको भी पॉजिटिव निगेटिव आयन में कभी नहीं तोड़ा जा सकता, इसे भी नहीं तोड़ा जा सकता। एक ही ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा जो कि ए ऑप्शन है, बिल्कुल आपसे करेक्ट हो गया, पॉजिटिव निगेटिव। अगर यहीं पर मेरे भाई K2SO4 दे देता तो आपको पता है K प्लस में SO4 2 माइनस में, तो मेरे भाई इसमें पॉजिटिव निगेटिव आयन 3 और इसमें पॉजिटिव निगेटिव आयन 2, तो मेरे भाई फिर इसका ज़्यादा हो जाता, इसका ज़्यादा हो जाता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, पॉजिटिव निगेटिव में तोड़ना है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्लियर हो गया, जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव निगेटिव में टूटेगा उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर का नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन तो मैं एक बार फिर से करा चुका हूँ, इसका कलर वाइट कलर होता है, बार के बार मैं नहीं कराऊंगा, आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में आपको फेर्मेलाइन जो होता है उसका आपको मेरे भाई ट्रेड नेम, जो अभी अभी जो मार्केट में नाम चलता है इसका, उस नाम को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलवे में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है 40% HCHO एक्वा। एक्वा का मतलब होता है मेरे भाई पानी मिलाया हुआ है इस कंपाउंड में। ठीक है, हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका नाम याद रखना, नोट कर लो कि इसको ये बोलते हैं, बस डायरेक्ट सवाल है, कोई भी इसमें लॉजिक नहीं होते हैं। अब इसको देखो, टॉलन रेजेंट, ये देखो, ये फिर से मैं बता रहा हूँ RORM 2019 का ही सवाल है। फैलन जो टेस्ट होता है ना, फैलन टेस्ट होता है वो मेरे भाई किसको देता है, किसको दिखाता है, तो याद रखना
फेलन जो टेस्ट होता है ना वो मेरे भाई फेलन टेस्ट जो होता है वो मेरे भाई बेंजल्डिहाइड को नहीं दिखाता है। मैं ध्यान रखना, देखो ये ध्यान से देखो, ये देखो ये एस्टिक एसिड है, ये एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड को नहीं दिखाता है। ये मेरे भाई ये CH3CO CH3 ये कीटोन है, इसको भी नहीं दिखाता है। ठीक है, C6H5CHO ये बेंजीन के ऊपर बेंजीन बना हुआ है और बेंजीन के ऊपर CHO लिखा हुआ है, इसे भी नहीं दिखाता है। ये तीनों ऑप्शन कटे, इस ऑप्शन में आपको मार देना है। और याद रखना फेलन जो सॉल्यूशन होता है, फेलन जो टेस्ट होता है 100% मानो अगर आपके एग्जाम में अब बनेगा तो यही ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे। तो बस आपको CH3CHO याद कर लेना है कि फेलन टेस्ट के लिए CH3CHO होता है। अब एक चीज़ याद रखना, फेलन टेस्ट हो गया, टोलन रेजेंट हो गया है ना, लूकास टेस्ट हो गया है ना, और मेरे भाई ऑक्सीडेशन रिजेक्शन, ये जितने भी सवाल होते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं एक बार आपको करा भी चुका हूँ किसी वीडियो में, तो जाके आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। कभी भी आपसे फेलन टोलन ये सब गलत नहीं होंगे, याद रखना। अब इस सवाल का रीजन ऑफ ब्राउन आयन मूवमेंट है, जो ये मेरे भाई ब्राउनित गति होती है, इसका रीज़न क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और ये जितने भी सवाल आज हुए हैं एक एक सवाल पे काम करना, 2-2 बार करना, 3-3 बार देखना, लेकिन एक एक सवाल आपसे बनना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पता चले कि यहीं से डायरेक्ट बन जाएँ। तो ध्यान देना, एक एक सवाल में आपको काम करना है और एक एक सवाल को दोबारा देखिएगा। जो नए नए कॉन्सेप्ट सिखाया गया है उनको आपको नोट करना है, अपनी नोट्स में बेहतरीन तरीके से लिखना है। जय हिंद। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। 5:30 बजे वीडियो आया करेगा बेहतरीन तरीके के साथ में। जय हिंद।